वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं के नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, इसके हम नोट्स हैं, उसके बारे में हम विचार यानी बातचीत व विचार विमर्श करेंगे। सत्ता की साझेदारी, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और गृहयुद्ध, यानी श्रीलंका में कौन सा संघर्ष है? जातीय संघर्ष और गृहयुद्ध। बेल्जियम में भाषाई संघर्ष, यानी बेल्जियम में कौन सा संघर्ष है? भाषा, यानी भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता के साझेदारी के रूप, यानी सत्ता किसके पास होना चाहिए, किसके बारे पास नहीं होना चाहिए, उसका साझा करेंगे हम। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। यानी इसमें प्रत्येक समूह यानी प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक समुदाय की क्या भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी का मूल मंत्र क्या है? जो समाज में सभी के पास शासन व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। और श्रीलंका में सिंगली और तमिल रहते थे। कौन सी दो समुदाय रहता था? भाषाई समुदाय, सिंगली और तमिल। श्रृंखला में सिंगली की जनसंख्या 74% थी और वहीं तमिलों की संख्या कितनी थी? 18%। यानी 74% क्या थे श्रीलंका में सिंगली और 18% तमिल। तमिलों की संख्या में 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल और 5% हिंदुस्तानी तमिल थे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% था। कितना परसेंट था? 7%। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में सिंगली समुदाय के नेता ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी श्रीलंका में बहुसंख्यक होने के नाते वहां पर कौन से समुदाय ने अपने आप को वहां का नेता या फिर श्रीलंका पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा? वो थी सिंगली समुदाय के लोग। राजभाषा 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंगली का एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी 1956 में तमिलों को दरकिनार करके यानी उन्हें हटाकर उन्हें किनारा कर कर यानी उनके अल्पसंख्यक होने के नाते तो सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। बौद्ध धर्म, सिंगली के बौद्ध धर्म संरक्षण मिला। यानी सिंगली को किसका संरक्षण मिला? बौद्ध धर्म का। तमिलों की अनदेखी की गई। प्राथमिकता, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। यानी किसी भी कार्यक्रम में किसी भी कार्य में सिंगलियों की पहले प्राथमिकता दी जाती थी और तमिलों को नहीं पूछा जाता था। अधिकार, राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। यानी कि हमें हमेशा वो किसको प्राथमिकता दे रहे थे? सिंगली समुदाय को। उन्हें बौद्ध धर्मों के द्वारा संरक्षण में मिला सिंगली समुदाय को, लेकिन वहीं पर तमिल लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। नीतियां, संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही थी। यानी जो संविधान था वहां का और वहां सरकार की नीतियां जो कानून थे वो भी क्या तमिल समुदाय को उनके अधिकारों से क्या कर रही थी? वंचित कर रही थी। गृहयुद्ध, दो समुदायों के बीच अविश्वास सिंगल और तमिल संघर्ष में बदल गया। यानी जब एक समुदाय यानी एक भाषाई समूह को ज्यादा समर्थन, राजनीतिक और सामुदायिक समर्थन मिलने के कारण तो दोनों भाषाओं में क्या होगा? भाषाई संघर्ष को लेकर विवाद बदल गया यानी संघर्ष में बदल गया। शिक्षा हासिल करने में एक आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल को मान्यता देने, क्षेत्रीय स्वायत्तता और अवसर की समानता के लिए संघर्ष। यानी उन्हें शिक्षा के लिए अपनी आधिकारिक भाषा लेने के लिए क्षेत्र में सत्ता व अवसर की समानता के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। यानी गृह युद्ध 1983 से लेकर 2009 तक चला युद्ध। यानी 1983 से लेकर 2009 तक तमिल समुदाय के लोगों ने गृह युद्ध किया। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। यानी जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई और तमिल को क्या बनाना चाहा? राजभाषा। क्षेत्र स्वायत्तता हासिल, क्षेत्र में अपनी सत्ता एवं ताकत हासिल करने के लिए उन्होंने शिक्षा और रोजगार पर समान अवसरों की मांग को लेकर क्या किया? संघर्ष किया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्रता तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने।
बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। देश की कुल आबादी इसकी 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में आते हैं और क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और वहीं पर 20% लोग क्या भाषा बोलते हैं, डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों इस स्थिति से नाराजगी थी कि उन्होंने 1950 से 60 तक डच में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच क्या तनाव बढ़ने लगा। यानी जो फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में क्या तनाव बढ़ने लगा। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, यानी डच बोलने वाले लोगों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो क्या थे, कमजोर थे, यानी अल्पमत में थे, कम थे। इन दोनों समुदायों के टकराव के कारण तनाव पैदा हो गया। बेल्जियम की समझदारी यानी बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। यानी जो फैसला श्रीलंका के लोगों ने किया था वो फैसला ना करके उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यानी क्षेत्रीय अंतरों यानी क्षेत्र में लोगों में अंतर और सांस्कृतिक विविधता यानी सांस्कृतिक विविधता का भी क्या किया, उन्होंने स्वीकार किया। 1970 और 1993 बीच उन्होंने संविधान पर 4 संशोधन किए। कितने संशोधन किए उन्होंने, 4। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार और डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी जितने फ्रेंच के मंत्री रहेंगे उतने फ्रेंच, डच के रहेंगे उतने फ्रेंच के मंत्री क्या रहेंगे, सेम बराबर। अगर उसके 4 हैं तो उनके भी 4 रहेंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। यानी जो समुदाय में होने वाले कार्यों विशेषता उसको देख रेख करेगी। सत्ता के साझेदारी के स्वरूप, साझेदारी के रूप, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर बंटवारा हो सकता है, जैसे देश के लिए केंद्र सरकार, राज्य के लिए राज्य सरकार, गांव के लिए स्थानीय सरकार। यानी जैसे देश को चलाने के लिए केंद्र, राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार, गांव को चलाने के लिए गांव या ग्रामीण सरकार या स्थानीय सरकार। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। उदाहरण, सामुदायिक सरकार, यानी अगर किसी भी समुदाय के समूह को सुधारना है, भाषा को, भाषाई धर्म मसलन या फिर समूह को, तो सामुदायिक सरकार। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव, समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। यानी जैसे सत्ता की साझेदारी, जैसे का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा है, उसी प्रकार देश में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, गांव में स्थानीय सरकार। Sorry. Thanks for watching my video. Like, comment, and share and subscribe my channel.